हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आपने यदि पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट जरूर देखिए, जहां आपको संघात्मक शासन व्यवस्था की बेसिक जानकारी मिलेगी कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं भारत में संघात्मक जो शासन व्यवस्था, उसमें संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, क्योंकि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मक के भी लक्षण हैं और संघात्मक के भी लक्षण हैं, लेकिन मुख्य जो लक्षण है वो संघात्मक के हैं, इसलिए हम इसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत के जो संविधान है उसमें संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, हम एक एक की बात करते हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है और इकाइयाँ होती हैं, और संविधान को सर्वोच्च रखा जाता है, क्योंकि यदि संविधान सर्वोच्च नहीं रखा तो केंद्र और राज्यों में आपस में तनाव हो सकता है किसी भी बात को लेकर के, और उस तनाव का समाधान करने के लिए जो एक दिशा होती है, एक प्रेरणा होती है, वो होती है संविधान। और जो संसद है और राज्यों के विधानमंडल हैं वो अपनी शक्तियां इस संविधान से ही प्राप्त करते हैं, और इसलिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यानी किसी भी प्रकार की यदि कहीं आता है कि इसमें कौन सी शक्तियां काम करेंगी, यानी आगे जो है वो किस प्रकार से हमारा संविधान काम करेगा, किस प्रकार से, कहाँ से हमें दिशा निर्देश मिलेगा, तो वो दिशा निर्देश मिलता है हमें संविधान से। और यदि कोई कानून संविधान के अनुकूल नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है। जो राष्ट्रपति हैं या अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी ये शपथ लेते हैं कि वह संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। अगली जो विशेषता है वो है लिखित संविधान। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र और राज्य जो हैं उनमें आपस में कहीं कोई तनाव हो सकता है, और उस तनाव के लिए संविधान आवश्यक है, लेकिन संविधान लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। लिखित संविधान के आधार पर ही कोई बात तय हो सकती है, एक क्षेत्राधिकार निश्चित होता है, तो अन्य जो संघात्मक संविधान वाले देश हैं उनके समान भारत में भी लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है। और ये सब लिखित और विस्तृत संविधान की सारी बातें, बहुत सारी बातें मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ स्टूडेंट। तो मेरे वो पुराने जो वीडियोस हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस धीरे धीरे करके सामने आते जाएंगे। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है कठोर और लचीला संविधान। स्टूडेंट, अमूमन क्या होता है कि प्राय तो ये होता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले जो संविधान होते हैं वो कठोर होते हैं, जिससे हमें परिवर्तन जल्दी से नहीं किया जा सके। यदि हम अमेरिका के संविधान की बात करें, और जैसे हम कहीं पर भी, जैसे हम कहें कि स्विट्जरलैंड का संविधान है वो भी संघात्मक है, तो यहाँ के जो संविधान है वो थोड़े कठोर हैं हमारे भारत के मुकाबले। भारत में 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है, उसमें सामान्य भी है और कठोर भी है और बीच की भी है। तो यहाँ पर जो संशोधन की प्रक्रिया है विशिष्ट प्रक्रिया है, और जो राज्यों से संबंधित संशोधन होते हैं वो कठोर प्रक्रिया से, यानी राज्यों की सहमति से होते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो स्टूडेंट, इस तरह से भारत में ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है उसको स्थान दिया गया है। भारत में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो मेरा संघात्मक शासन के बाद जो अगला वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का ही आएगा। तो आप लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। तो आपको बहुत सारी नए नए विषय पर, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के जो बिल्कुल बहुत ही आवश्यक जो विषय हैं उन पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगली जो विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर और बहुत विस्तृत भी है। शक्तियों का विभाजन यानी भारत के संविधान में जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों में बटी हुई है, यानी जो महत्वपूर्ण विषय है वो केंद्र को दिए गए हैं और जो स्थानीय महत्व के विषय हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। और जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया है।
इन 3 सूचियों में पहली है संघ सूची। इस संघ सूची में 97 विषय हैं। यहाँ पे शायद गलत नोट हो रहे हैं। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इनमें जो हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनमें जैसे प्रतिरक्षा है, सशस्त्र सेनाएं हैं, इसके अलावा अणु शक्ति है, विदेशी कार्य हैं, राजनयिक प्रतिनिधित्व है, युद्ध है, संधि, डाक तार, दूरभाष, संचार, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, सिक्का। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विषय होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। यानी एक राज्य को हम वो चीज़ नहीं सौंप सकते। नागरिकता है, जनगणना है, ये ऐसे विषय हैं जो कि पूरे देश से संबंधित है, ठीक है। और एक राज्य को सौंपने से उस राज्य की डिप्लोमेसी, उस राज्य का पूरा अधिकार उस विषय पर हो जाएगा और पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसलिए संघ सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पूरे देश के स्तर के विषय रखे गए हैं। दूसरी जो है वो है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और इसमें 66 विषय रखे गए हैं और अब इसके विषय जो है घटा दिए गए हैं। मतलब पहले रखे गए थे 66 विषय और इसमें क्या है, वो विषय कार्य होती केंद्र की और राज्यों की, और दोनों की अपनी अपनी व्यवस्थापिकाएं हैं, दोनों को अपने अपने कानून बनाने का अधिकार है और सब दोनों की अपना अपना प्रशासनिक ढांचा भी है, दोनों के अपने कर्मचारी हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी सर्विसेज होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी सर्विसेज होती है। तो यदि इनमें आपस में विभेद होता है तो स्टूडेंट, मैंने बताया है आपको कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो कि कोई भी विवाद जो होता है उस विवाद को सुलझाने के लिए वो तत्पर है और संविधान के अनुकूल वह उस पर अपना निष्पक्ष फैसला देता है। तो हम इन आधारों पर कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो संघात्मक है और कोई ऐसा हमारा कारण ही नहीं है कि जैसे एमबी पायली कहते हैं कि हम पूरी तरह से संघात्मक है और कोई इस तरह का विवाद नहीं उठना चाहिए कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो ये जो मेन लक्षण है कि भारत में लिखित संविधान है, भारत में दोनों सरकारें हैं, भारत में जो है सर्वोच्च न्यायपालिका है जो इन विवादों का निर्णय करती है, भारत में शक्तियों का विभाजन है 3 सूचियों में, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और बचे हुए जो सारे अधिकार हैं वो हमारे यहाँ पर राज्यों मतलब केंद्र को दिए गए हैं। और वो इसलिए दिए गए हैं केंद्र को जिससे कि हमारा देश शक्तिशाली बना रहे। और इसके अलावा भारत में पूरी तरह से सहअस्तित्व है सरकारों का। कहीं इस तरह की लड़ाई झगड़े की इतने वर्ष हो गए, हमें कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आती है। तो स्टूडेंट, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करते रहिए। वैसे आपका जो स्नेह है मुझे लगातार मिलता रहा है और आपके जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं या आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है या आपको लग रहा है कि मैंने कोई बात आपको गलत बोली है तो आप उस बात को भी ज़रूर बताइए। स्टूडेंट, आशा है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।